देखिए वी विल बी डिस्कसिंग द मॉक टेस्ट पेपर फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन। ये सीरीज टेस्ट सीरीज अक्टूबर 2020 के अंदर अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने दी है और नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वी विल बी डिस्कसिंग दोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हियर। तो अब देखिए दिस इज बेस्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग द सेम। मिस्टर राजेश शर्मा aged 54 years, he is 54 years of age, he is an Indian citizen, is working as an assistant manager in ABC India Limited। राजेश शर्मा 54 years का है, इंडियन सिटीजन है और एक ABC India Limited प्राइवेट कंपनी के अंदर काम कर रहा है। he is getting basic salary of 58,000 rupees per month and he used to travel frequently out of India for his office work and he left India from Delhi airport on 5th of October 19 and returned to India on 2nd of April 2020। तो देखिए अपना असेसमेंट ईयर क्या है ये ध्यान रखिएगा 2021 है। फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया 1920 हो गया और सैलरीड एम्प्लॉई है और बीच बीच में भारत के बाहर जाता रहा है। उसकी अदर डिटेल्स देखिए डीए है 10% ऑफ बेसिक पे कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिटायरमेंट पर्पसेस। तो ये डीए जो है फुल्ली टैक्सेबल होता है। जो भी इसकी बेसिक पे है 58,000 रुपीज़। तो 58,000 का 10% क्या है ये जो डीए है वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल होगा। डीए इस तरह से टैक्सेबल होगा। तो 10% ऑफ बेसिक पे यानी पर मंथ हो गया ये 5800 रुपीज़ पर मंथ। बेसिक सैलरी जो है 58,000 है और ये डीए हो जाएगा। बोनस है 98,000, बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस 60,000 रुपीज़ ये भी पूरा टैक्सेबल है। रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स ऑफ हिज मदर अमाउंटिंग रुपीज़ 15,000। अब जो प्राइवेट क्लिनिक के अंदर आप इलाज कराते हैं मेडिकल बिल्स का रीएम्बर्समेंट पहले एग्जेम्पशन मिलता था, अब एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा ही ऑल्सो ट्रांसफर्ड अ लैपटॉप बाय कंपनी फॉर रुपीज़ 15,000 ऑन 31st of December 19। The laptop was acquired on 1st of October 16 for 1 lakh. Company was charging depreciation at rate of this, assuming useful life of laptop as 3 years। तो अब देखिए ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। ये कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेशन में 50% की रेट से डेप्रिसिएशन होता है। तो अगर अपन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालते हैं तो ये खरीदा था एम्प्लॉयर ने 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। कितने में खरीदा था 1 लाख रुपए में। कंप्लीटेड ईयर का डेप्रिसिएशन लेस होता है 16-17 यानी 30 सितंबर 17 तक 50% की रेट से 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। फिर 50,000 रुपये वैल्यू रह जाएगी। फिर 17-18 के अंदर ये कंप्लीटेड ईयर में यानी 30 सितंबर 18 तक 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। फिर 25,000 रुपये की वैल्यू रह जाएगी और फिर 18-19 यानी 30 सितंबर 19 तक में डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 25,000 का 50% यानी 12,500। तो WDV इसकी कितनी आ रही है 12,500 आ रही है। इसको ट्रांसफर किया जा रहा है 15,000 रुपये। तो टैक्सेबिलिटी एज सच परक्विजिट की यहाँ राइज नहीं होगी, इसमें कोई टैक्सेबिलिटी राइज नहीं हो रही है। देखिए अपने को 50% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज डेट टू डेट कंप्लीट होता है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन क्या है लेस करना है। 16-17, 17-18 और 18-19 कंपनी के इस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करी उससे इनकम टैक्स रूल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन ही इज ऑल्सो रिएम्बर्स सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट 4,000 रुपीज़ पर मंथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920। 4,000 रुपये पर मंथ हाउस सर्वेंट उसने लगा रखा है, उसका रिएम्बर्समेंट हुआ है, ये परक्विजिट टैक्सेबल हो रहा है 48,000 रुपीज़। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स विच हैज बीन पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंटिंग रुपीज़ 2,400। जो भी प्रोफेशनल टैक्स है वो एक बार जोड़ दिया जाएगा और फिर इसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी के अंदर से। उसके अलावा देखिए 40,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं, ईसॉप अलॉट किया है इसको एट रेट ऑफ 250 पर शेयर अगेंस्ट फेयर मार्केट वैल्यू
350। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ व्हाट एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन जो एफएमवी चलती है उसमें से जितनी भी प्राइस से रिकवर की है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स विच हैव बीन अलॉटेड टू हिम, यानी 40,000 रुपये इस केस के अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स उसने अर्न किए हैं 94,000 रुपीज़ के। और राजेश ऑल्सो वॉज फाउंड विद द ओनर ऑफ 5 लाख वर्थ ज्वेलरी विच ही कुड नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। तो इसके पास अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी है जिसका ये सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, तो उसका टैक्सेशन होता है सेक्शन 115 बीबी के अंदर 60% की रेट से क्या है उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लगता है। इंक्रीज बाय सरचार्ज एट रेट ऑफ 25% एंड HEC एट रेट ऑफ वॉट 4%, तो इफेक्टिव रेट उसकी 78% हो जाती है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब सबसे पहले ये बोल रहे हैं व्हाट इज द राजेश शर्माज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो अब अपने देखिए कि वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर कितने दिन रहा, अप्रैल में, मई में रहा, जून में रहा, जुलाई में रहा, अगस्त में रहा, सितंबर में रहा और 5 अक्टूबर के रहा। तो ये इतने दिन रहा इंडिया के अंदर 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 5, यानी वो 188 डेज है। तो सीधी सी बात है ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अब यहाँ पे वो रेजिडेंट तो हो गया, ही इज रेजिडेंट, बट इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि वो बाहर फ्रीक्वेंटली जा रहा था पहले भी। तो अब अगर वो 10 में से 9 साल अगर नॉन रेजिडेंट है प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, या 729 डेज या लेस है ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, तो अपने सेक्शन 6(6) के अंदर जो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर सकता है। रेजिडेंट कैन बिकम नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो अब इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं, क्या क्या ऑप्शन दे दिए, ही इज रेजिडेंट बट कांट डिटरमाइन द रेजिडेंशियल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन। रेजिडेंट तो है, और ये ए अभी तो अप्रोप्रिएट लग रहा है। क्या वो नॉन रेजिडेंट, ये आंसर गलत है। क्या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, ये भी नहीं है। क्या वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, ये भी नहीं है। अभी क्लियर नहीं है ना, क्योंकि इसकी एडिशनल कंडीशंस अभी अपने को पता ही नहीं है कि क्या वो 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट है या 729 दिन या उससे कम है भारत में। तो ही विल बी रिगार्डेड एज व्हाट, रेजिडेंट, बट his further status, whether he is a NOR or NOR or an ordinarily resident, the same cannot be determined. So here the answer will be what, A. तो ये स्टेटस के आंसर के रिलेशन में पूछ रहे हैं। अब देखिए जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब आपको इसकी क्या बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज टैक्सेबल परक्विजिट फॉर AY 2021। तो परक्विजिट फैसिलिटीज देखिए इसको क्या क्या मिल गई। एक तो मेडिकल बिल का रिएम्बर्समेंट हो गया, एक तो मेडिकल बिल का रिएम्बर्समेंट हो गया, मेडिकल अलाउंस नहीं, बिल का रिएम्बर्समेंट, ये 15,000 रुपये टैक्सेबल परक्विजिट की एम्बिट में आता है। उसके अलावा लैपटॉप तो इसका कम आ रहा है, यूज ऑफ मतलब ट्रांसफर ऑफ लैपटॉप, वो तो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो वैल्यू ही कम आ रही है। एक तरह से वो तो एग्जेम्प्ट हो गया, अपन ने ऊपर कैलकुलेशन करी थी तो नेगेटिव वैल्यू आ गई इसलिए। उसके अलावा हाउस सर्वेंट है, हाउस सर्वेंट है, ये भी टैक्सेबल है, इसके 48,000 रुपीज सैलरी विच हैज बीन पेड टू हाउस सर्वेंट, इट इज अ फैसिलिटी। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान भी एक परक्विजिट है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के 40,000 रुपये के आ रहे, ये परक्विजिट है। और वॉट एवर प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय दैट हैज बीन अ परक्विजिट, तो प्रोफेशनल टैक्स कितना इसका पे किया गया है, 2400 रुपीज। तो ये परक्विजिट वैल्यू आ गई। परक्विजिट वैल्यू कितनी आ गई इसकी, देखिए 15,000 तो ये आ गया मेडिकल का, 48,000 रुपीज सर्वेंट फैसिलिटी हो गई, 40,000 रुपीज का ईसॉप आ गया,
और 2400 रुपीज़ का आपके प्रोफेशनल टैक्स पेड आ गया। तो ये आंसर सी होगा। टैक्सेबल परक्विजिट 1,05,400 रुपये क्या हो जाएंगे इसके टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज इन हैंड्स ऑफ राजेश शर्मा फॉर AY 2021। तो देखो बेसिक सैलरी हो गई इसकी, यही कर लेते हैं अपन। बेसिक सैलरी कितनी हो गई 58,000 इंटू 12। बेसिक सैलरी कितनी हो गई 58,000 इंटू 12, ये आ जाती है 6,96,000। DA हो गया 10% फुल्ली टैक्सेबल है, बताया था 69,600 DA आ गया, ठीक है। फिर बोनस फुल्ली टैक्सेबल है, बोनस फुल्ली टैक्सेबल हो गया 98,000। उसके अलावा देखिए मेडिकल अलाउंस 60,000 रुपये, मेडिकल बिल्स 15,000 रुपये। परक्विजिट वैल्यू निकाली थी ना, परक्विजिट वैल्यू यहाँ ऐसे जोड़ सकते हैं परक्विजिट वैल्यू। ये सारे परक्विजिट अपन ने 1,05,400 निकाले थे, 1,05,400 इसमें सारे आ गए। मेडिकल भी आ गया था, अलाउंस तो अलग से कर ही लिया ना 60,000 रुपये, ठीक है। मेडिकल अलाउंस 60,000 रुपये करो आप अलग से, मेडिकल अलाउंस 60,000 रुपये। बाकी परक्विजिट वैल्यू अपन ने ली, जोड़ ही ली। वैसे अलग अलग शो करें तो अलग अलग भी करेंगे आप, ठीक है। तो ये आ गई इसकी एक तरह से ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई 6,96,600, 6,96,000 प्लस 69,600 प्लस 98,000 ये आ गया बोनस का, प्लस 60,000 आ गया, प्लस 105 और 400 आ गया। तो 10,29,000 ये आ रहा है। ये इसकी ग्रॉस सैलरी आ गई। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 50,000 का, और एक प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिल गया। प्रोफेशनल टैक्स 2400 रुपये पे किया था, तो -52,400। तो इसकी जो इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज वर्क्स आउट टू बी व्हाट 9 लाख, कितना अमाउंट आ रहा है ये 9,76,600। तो ये 9,76,600 इसकी ये वैल्यू आ जाएगी 976,600। अब ये कह रहे हैं कि टैक्स लायबिलिटी विदाउट कंसिडरिंग द सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टूवर्ड्स अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी। तो देखिए अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी में 115 BBE के अंदर टैक्सेशन होता है, आपको देखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा 60% उस पर टैक्स लगता है, फिर उसका 60% का 25% सरचार्ज लगता है, तो इफेक्टिव रेट 15% सरचार्ज हो जाता है एक तरह से, 60 का 25% 75% हो जाती है, और फिर एक HEC लग जाता है एट रेट ऑफ क्या 4%। तो अब ये तो बोल रहे हैं कि 3% ये हो गया तो 78% टैक्स रेट हो जाती है, पर ये तो विदाउट कंसिडरिंग सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये मांग रहे हैं। तो कोई बेसिक एग्जामिशन लिमिट वगैरह बेनिफिट मिलता नहीं है, कोई लॉसेस सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी इसकी आ रही है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए का अपने को टैक्स देना पड़ेगा। बेसिक टैक्स हो गया 5 लाख का 60%, तो इसका ये आंसर हो जाएगा क्या 3 लाख रुपए इसका ये आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ राजेश शर्मा। तो अब आप देखिए इसके पास क्या क्या आ रही है। ये एक तो आपके ये आ रही है जो स्पेशल रेट से 5 लाख, तो ये टैक्स लगेगा, और STCG जो लिस्टेड शेयर्स हैं STT पेड है उस पे आपके 15% की रेट से टैक्सेशन लग रहा है। तो 94,000 का तो आपके लग जाएगा 15% की रेट से टैक्सेशन, ठीक है। 94,000 का तो आपको 15% की रेट से टैक्स लगेगा 14,100, ये टैक्स है। उसके अलावा जो अपने ये 5 लाख की ज्वेलरी है इस पे टैक्स और सरचार्ज मान लीजिए, 5 लाख की जो ज्वेलरी है उस पे टैक्स 60% है, जैसे मैंने आपको बताया 25% सरचार्ज है,
तो 60,000 75,000 हो गया, टैक्स प्लस सरचार्ज, इस पे तो लगना ही लगना है, इसमें सरचार्ज लगना ही लगना है। और रिमेनिंग इनकम उसकी सैलरी की रह गई, और सैलरी की इनकम भी अपन ने डिटरमाइन की थी, और तो कोई इनकम है नहीं, तो रिमेनिंग इनकम सैलरी की है 976,600। इस पे जब टैक्स निकालेंगे तो 2.5 लाख का तो हो गया नील, क्योंकि इसकी एज भी 54 ईयर्स ही है। 2.5 लाख का तो हो गया नील। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का क्या हो गया, 5%, 12,500, और 976,600 माइनस 5 लाख, रिमेनिंग इनकम रह गई इसकी 4,76,600। इसका टैक्स लग जाएगा इसके 20%, तो ये हो गया इंटू 20%, 95,320। तो टैक्स कितना आ गया, प्लस 12,500, ये आ जाएगा 107,820। अब ये टैक्स इसको HEC से बढ़ा दीजिएगा, तो 14,100 तो एक हो गया, प्लस 75,000 रुपये एक आ गया, प्लस 107,820 ये आ गया, यानी 196, 1 लाख। ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ये 60% है भैया, कि 3 लाख का 15%, 45,000, सॉरी, ये टैक्स आ जाएगा, टैक्स प्लस सरचार्ज, 3 लाख का 15% कितना हो गया, 3,45,000 आ गया, 345 है ये। तो ये 100 जो आपके गोल्ड ज्वेलरी पे आ रहा है। तो अब देखिए वापस से कैलकुलेट, 3 लाख और 45,000, 3,75,000, 3,75,000, 25% सरचार्ज है ना, 3,75,000 प्लस 14,100 प्लस 107,820, 4,96,000 यार, 4,96,920, 375 तो एक आ गया इसका, 3 लाख का 25% सरचार्ज जोड़ने के बाद। और ये HEC कर लो, इसमें HEC जोड़ लीजिए एट रेट ऑफ 4% इंटू 4%, 19,876.80। तो ये 5,16,796 रुपये 80 पैसे, राउंड ऑफ करोगे इसको तो 5,16,000 और 800 रुपये आ जाएगा। समझ में आ गया। सैलरी का तो जो सैलरी की इनकम है उस पर तो नॉर्मल रेट से हो रहा है, जो अपने गोल्ड ज्वेलरी अनएक्सपेड ज्वेलरी है उस पर 60% इंक्रीज बाय 25% सरचार्ज, तो 3,75,000 रुपये ये आ गया। और जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उसका 111A के अंदर टैक्सेशन हो रहा है, ये 115 BBE के अंदर टैक्सेशन हो रहा है, और सैलरी का नॉर्मल रेट से टैक्सेशन हो रहा है। इंक्रीज बाय HEC एट रेट ऑफ 4%, तो ये रेट आके ये आ गया। इसका आंसर आ जाएगा 5,16,000 और 800 रुपये। आंसर ये आ जाएगा इसका ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर अजय साहू, a proprietor of Bluebird Enterprises having a turnover of 65 lakhs is not subject to tax audit under the Income Tax Act during previous year 18-19 में टैक्स ऑडिट नहीं है। उसको 2 बिल्स मिले हैं। फर्स्ट बिल 42 लाख का है फ्रॉम विजय एसोसिएट्स एंड एडवोकेट भी है और प्रॉपर्टी डीलर भी है फॉर हिज डॉटर्स हियरिंग, एंड 21 लाख फॉर ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, वन प्रॉपर्टी। तो एक तो 194H के अंदर कवर्ड रहता है, पर चूंकि नॉट इंडिविजुअल नॉट लायबल फॉर ऑडिट, तो TDS 194H में नहीं होगा। उसके अलावा एडवोकेट की सर्विसेज 194J के अंदर कवर्ड है। अब जहां एडवोकेट की सर्विसेज है और जहां 194H है और J है, जहां TDS नहीं हो रहा है, और तो फिर 194M के अंदर वो इंडिविजुअल्स कवर्ड हैं अगर उनका जो वो पेमेंट करते हैं एग्रीगेट वेरियस सर्विसेज के लिए, वो किससे एक्सीड कर रहा है, 50 लाख रुपए से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है,
टोटल अमाउंट जो उसके फर्स्ट बिल का 42 है, सेकेंड बिल का 21 है, एक ही आदमी को पेमेंट करना है, इन एग्रीगेट कितना हो गया 63 लैक्स हो गया। तो अब 5% की रेट से क्या हो जाएगा, टीडीएस किया जाएगा इन केस इफ द अमाउंट एक्सीड्स व्हाट ₹50 लैक्स। तो अब ये 50 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो फिर आपको क्या है 63 लाख पे 5% की रेट से टीडीएस करना होगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 63 लाख का 63 लैक्स का 5% यानी 3,15,000 रुपीज इज द आंसर हियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम सिंह स्पेंड्स 1 लाख ऑन कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ हिज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। श्याम सिंह ने क्या किया, 1 लाख रुपए खर्चा किया है। 50% ऑफ द प्रोडक्शन इज सोल्ड फॉर 110 एंड रेस्ट इज स्टोर्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो अब जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो नो वन कैन मेक प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग विद हिमसेल्फ। अब ये पूछ रहा है एग्रीकल्चर इनकम क्या है, 1,10,000 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचा है इसने, और इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आधे हिस्से की 50,000 आ जाएगी। खुद के लिए तो प्रॉफिट बना नहीं सकता, तो 60,000 रुपये इसकी क्या कहलाई जाएगी इस केस के अंदर। नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 60,000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम होगी, क्योंकि जो प्रोड्यूस उसने बेचा है उसकी सेल प्रोसीड्स आ गई 1,10,000 रुपये, कॉस्ट उसके रेलेवेंट निकाल लिया आपने, तो रिमेनिंग इसकी इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर स्क्वायर एन इंडियन सिटीजन करेंटली रिजाइड्स इन दुबई। ये दुबई में रह रहा है। ही केम टू इंडिया ऑन अ विजिट एंड इज टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 135 डेज है। ही हैज नो सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। तो अगर कोई, अब देखिए इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन होता है who comes to India for the purpose of visit to India, for purpose of what, visit to India, जब आपका असेसमेंट ईयर 2021 है उसके हिसाब से हम लॉ चल रही है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है विजिट पर्पसेस के लिए आ रहा है तो उसको 60 डेज वाली कंडीशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना होता, उसको तो इंडिया में रेजिडेंट होने के लिए 182 डेज और मोर रहना होता है। तो अब ये तो यहाँ सिर्फ 135 डेज ही रहा है, तो जब वो बेसिक कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि उसके लिए तो कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल है, और वो बेसिक कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो उस केस के अंदर वो क्या कहलाया जाएगा, ही विल बी रिगार्डेड एज व्हाट, अ नॉन रेजिडेंट। उसको क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर दिलर हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अंडर 139(1) एज इज GTI इज लेस देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब इसने 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉर हर डॉटर फॉर ट्रेवल टू USA। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो फॉरेन ट्रेवल का, खुद के लिए आपके किसी पर्सन के बिहाफ पे, और वो एक्सपेंडिचर अगर 2 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो अमेंडमेंट आया था, यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या उसको रिटर्न फर्निश करने की रिक्वायरमेंट है क्या। मिस डीलर को बोला इसको रिक्वायरमेंट मतलब रिटर्न फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली 2 लाख, इट डज नॉट एक्सीड 2 लैक्स। तो देयरफॉर उसको कोई रिटर्न फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्यू डेट आएगी नहीं जब रिटर्न फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये अभी अपन ने जो टैक्सेशन का, जो इनकम टैक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए। बाकी अब जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के पोर्शन के जो MCQs हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स कैरी करता है, ईच कैरीज 2 मार्क्स, वो देखिए डिस्कस कर रहे हैं। अब मेजर शैंकी कंसल्टेंट्स एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड कहाँ पे, दिल्ली में है। रेंडर्स फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। एक तो सिक्योरिटी सर्विसेज रेंडर कर रही है टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज। एक तो ये क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज क्या है, रेंडर कर रहे हैं। तो देखिए अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज रेंडर करता है कोई भी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है। आपने सेक्शन 9(3) के अंदर पढ़ा था, RCM के नोटिफिकेशन से उसमें पढ़ा था। फिर मैन पावर सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड टू अकाउंटेंट्स
5 लाख रुपए। ऑडिटिंग सर्विसेज है 1 करोड़ रुपए की। अदर इंफॉर्मेशन, शैंकी कंसल्टेंट ऑल्सो पेड स्पॉन्सरशिप फीस एट सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट एनजीओ, अ पार्टनरशिप फर्म इन दिल्ली। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अवेल करी है इन्होंने और स्पॉन्सरशिप फीस इन्होंने पे करी है। तो ये भी रजिस्टर्ड फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अवेल कर रहा है। शैंकी कंसल्टेंट पेज रेंट अमाउंटिंग टू 6 lakhs फॉर बिल्डिंग ओन्ड बाय एमसीडी। गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की और लोकल अथॉरिटी की, और ये 6 लाख रुपए की रेंट दे रहा है। अज्यूम ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल एट 18% and transactions to be an intrastate supplies. Based on the above information, answer the following questions. What is the aggregate turnover of Shanky Consultants? तो एग्रीगेट टर्नओवर में जो भी इसने सर्विसेज सप्लाई की है बाय शैंकी कंसल्टेंट्स, सेक्शन 26 के अंदर अपन ने पढ़ा था, दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। अगर वो रेसिपिएंट के फॉर्म में रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स देता है, वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। पर अगर वो सर्विसेज दे रहा है और सामने वाले बंदे को आरसीएम के बेसिस पे टैक्स देना है, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन व्हाट, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द सर्विस सप्लायर। तो ये सर्विस सप्लायर है, तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज के एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी, मैन पावर सर्विसेज इसके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी, और ऑडिटिंग सर्विसेज भी इसके एग्रीगेट टर्नओवर के लिए इंक्लूड होगी। तो ये 3 करोड़ और 5 लाख रुपए इसका क्या हो जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर होगा। ये तो आरसीएम के बेसिस पे दोनों सर्विसेज टैक्सेबल हैं। 3 करोड़ और 5 लाख रुपए इसका क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर है। तो ये 3 करोड़ 5 लाख एग्रीगेट टर्नओवर है। फिर जीएसटी पेड, लायबिलिटी पेड अंडर आरसीएम बाय शैंकी कंसल्टेंट्स। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देखिए, एक तो जो ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं, अवेल करिए इन्होंने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, सेम आर लायबल टू बी टैक्स अंडर आरसीएम, क्योंकि ये सर्विसेज जिसने भी प्रोवाइड की है टैक्सेबल टेरिटरी में पार्टनरशिप फर्म को या बॉडी कॉर्पोरेट को अगर प्रोवाइड की जाती है, तो ये 70,000 रुपये पे आरसीएम अप्लाई होगा 18% की रेट से। और एमसीडी गवर्नमेंट रेंटिंग कर रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, वहाँ भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंट्री 5A की वर्चू से अप्लाई हो रहा है। तो ये 6,70,000 पे 18% की रेट से आरसीएम लग रहा है, यानी 1,20,600 रुपये की लायबिलिटी आ रही है जीएसटी की, डिवाइडेड बाय 2 यानी सीजीएसटी हो जाएगा, क्योंकि सारी इंट्रास्टेट सप्लाईज है। तो सीजीएसटी हो गया 60,300 और एसजीएसटी हो गया दिल्ली का 60,300। तो इसका जीएसटी लायबिलिटी आंसर आ जाएगा 2 का ए आंसर आ जाएगा। अब आगे ये बोल रहे हैं कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय शैंकी कंसल्टेंट्स टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज। अब शैंकी कंसल्टेंट खुद भी रजिस्टर्ड है, क्या है, रजिस्टर्ड है, और ये सर्विसेज दे रहा है आरसीएम में, टैक्सेबल है। तो यहां पे रेसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स। या रेसिपिएंट को टैक्स देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू with respect to security services provided to registered business entity? Shanky consultant shall issue a GST compliant tax invoice. Then Shanky consultant shall issue a bill of supply stating tax to be paid by service recipient under reverse charge. ये नहीं होगा। Shanky consultant can issue any document in lieu of tax invoice. ये registered है। Then Shanky consultant shall issue a receipt voucher for every time Shanky consultant receives the पेमेंट। तो इसका मोस्ट स्टेटमेंट जो ट्रू है वो ये क्या है कि ही विल बी रिक्वायर्ड टू इशू क्या, जीएसटी कंप्लायंट टैक्स इनवॉइस इन दिस रिगार्ड। जीएसटी कंप्लायंट टैक्स इनवॉइस जिसमें रिवर्स चार्ज बेसिस पे रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आकाश लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन पंजाब, has purchased an air conditioner for invoice value 32,000
which includes GST at rate of 18%. From Mukesh Limited, registered in Punjab. Akash Limited has capitalized the air conditioner in books of accounts for full value of 32,000 and taking the benefit of depreciation. तो अब यहाँ पे क्या है, depreciation has been claimed on full invoice value. Full invoice value including GST. Full invoice value GST समेत आपने depreciation ले लिया है. Keeping in view of the above situation, ITC which Akash Limited is required to take in his books of accounts. तो अगर आप depreciation GST के एलिमेंट पे भी ले लेते हो तो आपको कितना इनपुट टैक्स रेट मिलेगा? कोई इनपुट टैक्स रेट आपको नहीं मिलेगा. अगर आप GST के एलिमेंट को छोड़ के डेप्रिसिएशन लोगे तो GST के एलिमेंट का आपको ITC एडमिसिबल होगा. ठीक है, तो यहाँ नील हो जाएगा. Then which document is required in case of movement of goods of consignment value 1,05,000 for reasons other than supply? तो अपन ने देखा है कि ई-वे बिल रिक्वायर्ड रहता है, चाहे मूवमेंट बाय रीजंस ऑफ सप्लाई हो, चाहे अदर देन सप्लाई हो. अगर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 रुपीज तो यहाँ आंसर आएगा ई-वे बिल. फिर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर GST? टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंट्री 54 के अंदर देखा था, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर. ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज के रिलेशन में एग्जेम्पशन था. तो टेस्टिंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेस्टिंग, चाहे सीड टेस्टिंग हो, चाहे सॉइल टेस्टिंग हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की टेस्टिंग एग्जेम्प्ट रहती है. सप्लाई ऑफ फार्म लेबर भी एग्जेम्प्ट है और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एग्जेम्प्ट है. तो आंसर इसका क्या रहेगा? डी रहेगा. सारी की सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेगी. तो दीज वर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अभी अपन ने डिस्कस किए, जो आपके अक्टूबर के अंदर जब भी इंस्टीट्यूट ने कल टेस्ट सीरीज रिलीज की है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. तो इट विल सर्व यू अ लॉट. आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें. जो MCQs का अपने अलग से एक इंडिपेंडेंट पोर्टल भी बना रखा है, इसी तरह के क्वेश्चंस अपन ने दे रखे हैं जो 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर कर रहा है. क्योंकि आपको पता है एग्जामिनेशन अब डेफर हो गया है तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं. वो 500 रुपये का पोर्टल है, इजीली आप उसको लेके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. कई बच्चों के पास टाइम नहीं हो तो डायरेक्टली उसको आंसर भी कर, डायरेक्टली टेस्ट को क्लिक कर दिया, सबमिट कर दिया अपने पेपर विद रीजंस, सारे रीजंस के साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आराम से आप देख सकते हैं. दैट इज अवेलेबल ऑन www.bangarsedu.com. अभी बहुत टाइम है, आराम से उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूरे कोर्स का एक तरह से अच्छी से रिवीजन हो सकता है वो 2000 MCQs अगर आप करते हैं. तो दिस वाज अबाउट द टेस्ट सीरीज जो इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट करी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की. इसी तरह के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस टेस्ट सीरीज MCQs और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आप, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अच्छी से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा. सो दिस वाज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वी हैव एनफ टाइम नाउ. एग्जाम्स डेफर हो गए हैं तो आराम से आप अच्छी से मेहनत करके यू कैन स्कोर गुड मार्क्स हियर. थैंक यू एवरीबॉडी.